मैं हूं आलोक मिश्रा। उत्तर प्रदेश का जनादेश या यूं कहें कि भारत का जनादेश आ चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। कौन किस दल में जाएगा ये तो समय ही बताएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। इस समय अखिलेश दुबे जी एक जाने माने पत्रकार हैं नोएडा में। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार। जो राम को लाए थे वो अयोध्या भी गंवा बैठे। जो राम को लेके आए थे वो अयोध्या भी खो बैठे। अखिलेश जी, कहां चूक हो गई बीजेपी से? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अब बात करते हैं अगर इस चुनाव परिणाम की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए अप्रत्याशित रहा है तो वो बीजेपी के लिए ही रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने समय समय पर ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया है और उनका अहंकार भी तोड़ा। और अगर हम बात करें कि अब की बार जो जनादेश उत्तर प्रदेश से मिला है, जिसकी जो एग्जिट पोल आए थे, हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, तो हम लोगों को भी वो पच नहीं रहा था। ऐसा यकीन करना मुश्किल था कि उस लैंडस्लाइड विक्ट्री में जो जमीन पर दिख रहा था नाराजगी। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो कैंडिडेट को चुनने में चूक हुई बीजेपी से। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो मुद्दे थे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे खूब चले। और एक तीसरी बात, अग्निवीर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जरूर 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 अग्निवीर को लेकर युवाओं में काफी रोष देखा गया, जिसका भी प्रभाव वोटिंग पर पड़ा। और एक और चीज, जो एक इनके जो सांसद लोग थे, नेता थे, वो एक दो जगह से ऐसी खबरें आई कि अब की बात 400 पार होने दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने का सीधा फर्क पड़ा इनके वोटिंग पे। इनके जो वोटर थे, जो माना जाता था कि पहले बीएसपी के वोटर थे, बाद में वो एनडीए में शिफ्ट कर गए थे, वो इनसे छिटक गया। उसको यह लगने लगा कि ये लोग संविधान बदल देंगे जो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। ये पेट्रोल की तरह काम किया, पेट्रोल में आग की तरह काम किया, और जिसका प्रभाव यूपी की लगभग सभी सीटों पर देखा गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उम्मीद की जा रही थी, लोग कह भी रहे थे कि अब की बार और मार्जिन बढ़ेगा, लगभग 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी को छोड़कर वहां से कोई चुनाव लड़ा होता तो वो भी हार जाता। वो तो नरेंद्र मोदी ऐसे 1,25,000 की मार्जिन। हाँ, नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे नेता की जिसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में है, और इतने कम मार्जिन से अगर चुनाव जीतते हैं तो मैं इसे नैतिक हार मानता हूँ। बहुत हतप्रभ करने वाला था, क्योंकि जहां तक अगर राउंड की बात की जाए तो एक राउंड में लगभग 60 से 70 हजार वोटों की गिनती होती है। तो मात्र 2 राउंड की बात, भारत के प्रधानमंत्री पीछे चलते रहे 3 घंटे तक। ये सारी चीजें थी जो शुरू से ही इशारा कर रही थी कि अब की बार वो नहीं होने वाला है जो एग्जिट पोल ने दिखाया है। और अब की बार यूपी में वही हुआ जो वहां की जनता ने चाहा है। इस पे किसी को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीजें जनता के, जो जनता की नाराजगी थी उसका ही कारण। तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कारण क्या थे? हम सिर्फ अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या में ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा क्या कारण बना कि जो राम जैसे मुद्दे को लेकर अयोध्या नहीं जीत पाए, वो देश में जीतने की बात कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। और शायद ये जो हार है अयोध्या की, ये बीजेपी को कई सालों तक 30 की तरह चुभती रहेगी। बहुत ही करारी हार है। शायद उत्तर प्रदेश की हर सीट को वो पचा जाएंगे, लेकिन बीजेपी की अयोध्या की सीट को, की हार को पचाना, ये अभी कई सालों तक तो संभव नहीं होगा। ये उनको एक बहुत बुरी, ये स्वप्न में भी उनको आएगा कि हम अयोध्या हार गए। जो लोग खुद आकर ये कहते थे, हमने जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वहीं से उनकी बत्ती गुल हो गई।
और एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए। एक चीज और कहना चाहूंगा आलोक जी कि लल्लू सिंह का परफॉर्मेंस वहां बहुत बढ़िया नहीं था। लल्लू सिंह ने पिछले 5 साल में जो काम किए वो ना के बराबर। आप अगर पूरे अयोध्या में घूम जाइए तो बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए कि उन्होंने क्या किया है। ये तो अभी राम मंदिर बना है तो उसके कुछ महीने पहले से उसका विकास होने लगा, रेलवे स्टेशन बन गया, एयरपोर्ट बन गया, सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी। उसके पहले क्या था? उसके पहले 4 साल में क्या था वहां? जरा साल भर पहले जाइए अयोध्या तो क्या था? बहुत सारी चीजें नहीं थी जो धीरे धीरे बनी है। यही लल्लू सिंह है जो ये जिन्होंने कई जगह खबरें आई थी कि इन्होंने बोला था वोट दो या ना दो, हमें उससे मतलब नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। इन्हीं लल्लू सिंह का वीडियो वायरल हुआ कि हम 400 लाएंगे और संविधान खत्म कर देंगे। तो नीचे तबके का जो वोट है, और ये कैसे हम मान लें कि अयोध्या की जनता ने वोट नहीं दिया है। लगभग 5 लाख वोट अयोध्या की जनता ने बीजेपी को दिया है, मोदी के नाम पर दिया है, जो कट्टर वोटर थे। आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है, रील चल रही है कि अयोध्या वासियों ने ये कर दिया, हर सदियों से करते आए हैं, अयोध्या हमारा गौरव है, अयोध्या हमारी शान है, पहचान है, हमारे धर्म का निशान है। हम अयोध्या के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का 2024 के चुनाव में लोकप्रियता में कमी आई है? अब देखिए, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश में माने, उत्तर प्रदेश बहुत तो ये चीजें देखने को मिलती है, ये चीजें समझ में आ रही है। मुझे लगता है और हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण अगर ये तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी से ज्यादा अखिलेश यादव को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुंचाया। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो जिस पीढ़ी की वो बात करते हैं, उस तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। लोगों को लगने लगा कि अखिलेश के रूप में हम अपना मसीहा देख सकते हैं। अखिलेश एक बहुत बड़े मास लीडर है, बात इस चुनाव की नहीं है, इससे पहले भी जो भारत के गिने चुने नेता है, जिनके साथ बहुत मतलब लाखों की संख्या में उनकी रैलियों में भीड़ आ जाती है, उनसे जुड़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग उतावले रहते हैं। तो अखिलेश ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है और इसका फायदा राहुल गांधी को भी मिला है। राहुल गांधी ने अखिलेश के साथ मिलकर, शायद राहुल गांधी हाशिए पर चले जाते अगर उनको अखिलेश का साथ ना मिलता। अगर अकेले चुनाव लड़ते राहुल गांधी को तो अखिलेश का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि अखिलेश ने उनको वो मुकाम दिया जो शायद वो कभी पाते नहीं। मुलायम सिंह को भी इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली थी। जरूर आपको याद होगा 2004 के चुनाव में उन्होंने 35 सीट अर्जित की थी, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड अखिलेश ने तोड़ दिया है। जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार गड़बड़ लग रहा है कुछ। अगर अजीत पवार ने साथ छोड़ा तो खेला हो गए। हाँ, खबरें तो कई तरह की आ रही हैं, क्योंकि एक चीज और है कि जब तक बैठक न हो जाए और जब तक सरकार न बन जाए तब तक इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और आज एनडीए की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। अपने खासकर नीतीश चाचा पलटू राम के नाम से विख्यात ही हैं और कभी भी पलट सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और अपने चाचा भतीजा एक ही फ्लाइट में आगे पीछे की सीट पर बैठकर आ ही रहे हैं। और हाय हेलो भी हुआ है। और अब की बार पहल तेजस्वी ने नहीं की है, चाचा ने खुद भतीजे का हाल चाल आगे बढ़कर पूछा है। तो एक सुगबुगाहट का दौर है बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक। और अजीत पवार का शायद कोई राजनीतिक भविष्य है नहीं, तो अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो भी अपना भविष्य कहीं ना कहीं तलाशेंगे। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है, उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे के खिलाफ पार्टी तोड़कर जिस तरीके से बीजेपी और एनसीपी के घटक दल जो भी हैं, बीजेपी के घटक दल महाराष्ट्र में, उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है महाराष्ट्र में? जरूर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है
ये महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और बीजेपी को शायद ये समझना होगा और शिवसेना को भी, यूबीटी उद्धव की शिवसेना को भी, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अगर साथ रहकर जो काम महाराष्ट्र में कर सकते हैं वो शायद अकेले अकेले नहीं कर सकते। ये बात बीजेपी को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, और उद्धव भी शायद यही सोचते होंगे कि जो उन्होंने 10-11 सीटें वहां उनको मिली है, जब वो बीजेपी के साथ थे तो 16-17 सीट उनको मिली। तो ये सारी चीजें उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जहां कुछ भी अस्थायी नहीं, कब क्या हो जाए। मुझे याद है कि शाहनवाज हुसैन ने एक बार कहा था कि मैं प्लेन में बैठा तो मंत्री था, बिहार पहुंचते पहुंचते मैं पूर्व हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि ये राजनीति है। राजनीति में जब तक कुछ हो न जाए तब तक उस पर सूत्रों के हवाले से या किसी चीज की बात करना कयासों का दौर है, चलता रहेगा। अखिलेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी नहीं चेती तो 2027 बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। बहुत मुश्किल होने जा रहा है, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और शायद, और मुझे एक चीज और कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने अगर दखल देना बंद नहीं किया यूपी में, और योगी को खुल के खेलने की आजादी नहीं दी, क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को अच्छे से जानते हैं, योगी की पहुंच है, योगी को लोग पसंद भी करते हैं। आपको याद होगा कि 2014 जो 2017 से जो 22 तक जो पहला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, आलोक जी, कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसे चेहरे थे जो योगी के प्रिय थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर श्रीकांत शर्मा बिजली जो मंत्री थे, अगर उनकी बात की जाए तो आज देखिए उनको अमित शाह ने हटाकर जो अरविंद जी को उसका चार्ज दिया बिजली विभाग। आप देख लीजिए विद्युत विभाग की क्या स्थिति है, जबकि पिछले जो पहला कार्यकाल था उसमें बिजली को लेकर इतनी समस्या शायद आपने नहीं देखी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आला कमान है बीजेपी का, जो केंद्र में बैठता है, वो बिना वजह मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अच्छी बात भी बोला गया था कि शायद 45 लोगों का नाम ये सुनते आई थी, मीडिया में भी खबरें आई थी, योगी आदित्यनाथ ने भेजा था, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। कुछ मामूली सीटें उन्हें दी गई जहां वो अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुन सके, और उसमें अयोध्या भी शामिल था, जिसमें वो नहीं चाहते थे कि लल्लू सिंह को टिकट मिले। वहां की लोकल मतदाताओं की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी। चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एक बड़ी हार हुई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, आप इसे हार के रूप में ही देख सकते हैं। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनके अनुसार केशव प्रसाद मौर्य बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाबा को मिल सकती है इस हार की बड़ी सजा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी ऐसा बीजेपी कुछ करने की सोचेगी नहीं। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो ओबीसी के एक चेहरे वो हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन उनकी जो मुझे एक खूबी नजर आती है अमित शाह से नजदीकी, उसके अलावा उनकी अभी तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तो वो भी हैं, उनके क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र पड़ता है वहां से सारी अपना चुनाव तक नहीं जीत पाए, अपना चुनाव नहीं जीत पाए। और अब की बार लोकसभा में उनका जो क्षेत्र पड़ता है उसमें एक भी सीट, और अगल बगल की भी सीट, सारी सीटें बीजेपी हार चुकी। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आत्मघाती कदम उठाने जा रही। अखिलेश जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।